गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन और उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए ये दोनों ही एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है इसमें। उदारवादी वो साधारण तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, और उग्रवादी आक्रामक रूप में, और एक है क्रांतिवादी राष्ट्रवादी, वो हिंसा के माध्यम से चाहते हैं। और उग्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ये दोनों साथ ही चलते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी राष्ट्रवादी दोनों साथ ही चलते हैं, समय वही है। और उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट टाइम 1905 से 1919, इनका टाइम जो है 1905 से 1919 के बीच का है। और अब देखते हैं कि उद्भव के कारण क्या कारण थे उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन के। तो सबसे पहला कारण है 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, वहीं से उग्रवादी राष्ट्रवादी पनपते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, और स्थानीय जनता वहां पर आंदोलन शुरू कर दी थी उस भंग के खिलाफ। और उसी में इनको मौका मिलता है उग्र राष्ट्रवादियों को, और ये भारतीय राजनीतिक मंच पर छा जाते हैं और उस भंग आंदोलन को पूरे भारत में फैलाते हैं, और विस्तृत मात्रा में फैलाते हैं, बहुत व्यापक में फैलाते हैं, और यहीं से इनका कार्यक्षेत्र शुरू होता है। और दूसरा है 1896 से 1905 तक भयंकर अकाल। उन समय इस टाइम में 1896 से 1905 तक के समय में भारत में, और वो भी दक्षिण भारत में, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, पानी नहीं बरसा था। इसके कारण जो है भूखमरी आ गई थी। बहुत सारे लोग बिना भोजन के प्राण गंवा बैठे थे, और जब ये प्राण गंवा बैठे, और उसी समय प्लेग भी आया था दक्षिण भारत में, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पावर थी, वो बिल्कुल उसका रवैया असहयोग पूर्ण था, स्वेच्छाचारिता पूर्ण था। वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी कि कैसे जनमानस जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या कठिनाइयाँ इनके ऊपर आई हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। सहयोग नाम की चीज़ नहीं थी उनके अंदर। और तीसरा कारण है लॉर्ड कर्जन जैसा प्रतिक्रियावादी वायसराय। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक के बीच में उसका कार्यकाल था। वो भारत का वायसराय था। प्रतिक्रिया का मतलब कि आप कोई क्रिया करें और उसके अगेंस्ट अगला आदमी भी कोई क्रिया करे, तो ये प्रतिक्रिया हुआ। वाद के बाद उसका विवाद, तो ये है प्रतिक्रिया। जब तो उसने, वो ऐसा व्यक्ति था प्रतिक्रियावादी, इसी के कारण भारतीय राष्ट्रवाद
उग्रवादी राष्ट्रवाद भारत में पनपा था। अगला नंबर है ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां। ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो गवर्नर थे, वायसराय थे, वो ऐसी नीतियां बनाते थे जिससे भारतीय समाज का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। वो इस तरीके का टैक्स लगाते थे, चाहे वो महालवाड़ी टैक्स हो, स्थायी बंदोबस्त हो या अन्य गतिविधियां, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डफरिन की, लॉर्ड रिटन की, तो ये सब लॉर्ड रिटन की, इन सब के जो कार्यकाल थे वो ऐसा कानून बनाते थे, दमनकारी नीति, और भारतीय जनमानस को लूटने का काम, शोषण करने का काम, चाहे वो व्यापारी हो, कृषक हो, मजदूर वर्ग हो, सबको सताने का काम, वो ऐसा नियम बनाते थे कि उससे अधिक से अधिक वो आय प्राप्त करें और जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और अगला है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में बढ़ोतरी। आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। जब कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में, उदारवादी जो नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तो इन सब के कारण जो है, जो सेफ्टी वाल्व का काम, सहयोग का काम जो कांग्रेस कर रही थी, तो उससे जो है भारतीय जनमानस में कुछ न कुछ आत्मविश्वास बढ़ा। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास बढ़ा और आत्मसम्मान भी बढ़ा। जब भाई आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास कैसे बढ़ा? शिक्षा से लोग शिक्षित भी हुए और कुछ ऐसे कार्य किया कांग्रेस ने, उदारवादी दलों ने, तो उससे जो है भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पैदा हुआ। और शिक्षा, अगला नंबर है शिक्षा एवं बेरोजगारी में बढ़ोतरी। उस समय बहुत सारे लोग बंगाल से ब्रिटेन पढ़ने गए थे, विश्व के अन्य भागों में पढ़ने गए थे, वो पढ़ करके लौटे थे, बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। वो राष्ट्रवाद को, स्वाधीनता को, पराधीनता को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत सुचारू ढंग से वो समझ पाए थे। तो जब वो समझ पाए तो, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, तो शिक्षित वर्ग ज़्यादा हुए, शिक्षित वर्ग देश में ज़्यादा हुए, और जिस मात्रा में शिक्षित हुए उस मात्रा में नौकरियां नहीं मिली, नौकरियां नहीं मिली। तो जब शिक्षित ज़्यादा होंगे, नौकरियां कम मिलेंगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और तो उस समय बेरोजगारी भी बढ़ी। और एक कारण इसमें और है, वो है अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। उस समय एक दक्षिण अफ्रीकी देश था इथोपिया, दक्षिण अफ्रीकी देश इथोपिया, उसने इटली के ऊपर अटैक कर दिया और विजय प्राप्त की, इटली को हरा दिया। और 1905 में एक घटना महत्वपूर्ण होती है, और वो घटना थी जापान द्वारा
रूस पर विजय प्राप्त करना। जापान ने रूस को हरा दिया था। तो जब ये घटनाएं हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे जो है भारतीय समाज में उग्र राष्ट्रवाद पनपा, उग्र राष्ट्रवाद पनपा। और अब ये देखते हैं कि जो उदारवादी थे, उदारवादी, उनकी जो नीति थी वो उग्रवादियों को पसंद नहीं आ रही थी, उग्रवादियों को पसंद नहीं आ रही थी। उग्रवादियों ने तो कहा कि आप जिस तरीके की मांग मानते हैं अंग्रेजों से, ये आपकी मांग नहीं है, ये भिक्षावृत्ति है, ये भिक्षावृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति भिक्षा मांगता है बहुत सरल ढंग से, सहज ढंग से, उस तरीके आप काम कर रहे हैं। ऐसे जो है हमको न स्वशासन मिलेगा और न हमको स्वराज्य मिलेगा। तो ये उदारवादी इसीलिए असफल हुए और उग्रवादी वहां से भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति पर चमकते हैं। और उदारवादी मुख्य रूप से अप्रख्यात विद्वान दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, अच्छे वकील भी थे। सूर्यनाथ बनर्जी, लेकिन जो इन लोगों की नीति थी वह बहुत ही लिबरल थी, उदार थी। ये सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अब इसमें देखिए कई पॉइंट है, जो उस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि ये उदारवादी कैसे थे। तो उदारवादी कैसे थे? वो सिद्धांतवादी थे, वो सिद्धांत लेकर चलते थे कि जैसे उन्होंने कह दिया अंग्रेजों ने कि मैं आपको जो है ये स्वराज दूंगा, या फिर आपको जो है आप हमारा सहयोग करिए तो हम ब्रिटिश शासन जो है आपको कानून के मामले में, मालगुजारी के मामले में, अन्य मामलों में आपको उदारता बरतेगी, आपसे कम टैक्स वसूलेगी। तो ये जो उदारवादी थी इसको मान जाते थे, वो बिल्कुल सिद्धांत पर ही काम करते थे कि जो उन्होंने कह दिया उसको उनको फॉलो करना है। अब और देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश न्यायप्रियता, दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे कि जो भी अंग्रेज हमारे लिए कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। उनकी न्याय प्रणाली में उदारवादियों को बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उदारवादी सिविल सेवा में सुधार चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सिविल सेवा की परीक्षा ब्रिटेन में हो रही है वो भारत में हो, और उसमें जो एज का बाउंडेशन है वो सब कुछ थोड़ा सा और एज बढ़ाई जाए। तो इन सब को वो मांग मान रहे थे, और इनकी मांग जो थी वो प्रार्थना पत्र देते थे, प्रार्थना पत्र देते थे। एक प्रार्थना पत्र दिए वायसराय को, गवर्नर जनरल वायसराय को दिए। अगर वो नहीं माने तो फिर उसका रिमाइंडर देते थे कि अब ये मान जाएं। तो प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और स्मरण पत्र, इस तरीके ये काम करते थे, इस तरीके उदारवादी काम करते थे। उनका काम सिद्धांतों पर काम था, ब्रिटिश
न्यायप्रियता में उनका मन था, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, ये सब उदारवादी करते थे। और अब देखते हैं कि उग्रवादी क्या करते थे। तो उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में अविश्वास करते थे। उनका ब्रिटिश न्यायप्रियता में किसी प्रकार का विश्वास नहीं था और ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन मानते थे। वो ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन मानते थे। उनका मानना था कि हमको स्वशासन चाहिए, हमको स्वशासन चाहिए, हमें किसी की गुलामी पसंद नहीं है, हम स्वाधीनता चाहते हैं। और अगला नंबर है बंगाल विभाजन को रद्द करें। उग्रवादियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने जो कर दिया है इसको तुरंत रद्द किया जाए। इसमें कोई टाइम, कोई हीला वाली नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बहुत ज़्यादा समय लगे। वो बिल्कुल चाह रहे थे कि तुरंत का तुरंत जो है वो जो बंगाल विभाजन हुआ है वो वापस हो और स्वराज्य की स्थापना की जाए। स्वराज्य की स्थापना की जाए। स्वराज्य का मतलब अपना राज्य, हमारा कानून, हमारा राज्य हो, वो स्वराज्य की मांग करते थे। और राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए। जो शिक्षा हो वो राष्ट्रीय स्तर की हो और राष्ट्रीय शिक्षा पूरे देश में लागू की जाए। बहिष्कार, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन, हड़ताल इनका मुख्य मुद्दा था। ये इनका मानना था कि अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे। जो न्याय वकील हैं, जो भारतीय वकील हैं या जो भारतीय जो सेना में हैं, वो सब ब्रिटिश न्यायपालिका का, ब्रिटिश शासन का विरोध करें, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। जो स्कूल कॉलेज अंग्रेजों के बनवाए गए हैं उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। और ये मान लीजिए कि उस समय लगभग 90,000 छात्रों ने जो ब्रिटिश स्कूल थे उनको छोड़ दिया था। प्रदर्शन, बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन करेंगे, बहिष्कार भी मैंने बताया ही, और हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो हम हड़ताल करेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप इसको। ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन मानते थे, बंगाल विभाजन को रद्द करें, स्वराज की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई जाए, प्रदर्शन, बहिष्कार और हड़ताल, ये थे उग्रवादियों के विचार। उदारवादियों के मैंने बताया है कि उदारवादी कैसे थे। वो ब्रिटिश शासन में विश्वास करते थे, ब्रिटिश न्यायपालिका में, न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। हाँ, और दोनों अहिंसात्मक थे, अहिंसात्मक दोनों थे, उदारवादी भी थे और उग्रवादी भी थे। कोई हिंसा नहीं चाहता था, यही समानता थी दोनों में। अब एक घटना जिससे भारतीय मंच पर, भारतीय राजनीति में उग्रवादी छा जाते हैं, तो वो घटना थी बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन की। और वो घटना 20 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन की घटना 20 जुलाई 1905 को हुई थी। अब देखते हैं कि बंगाल जो है उस समय बहुत बड़ा प्रांत था, वो जनसंख्या के मामले में फ्रांस से ज़्यादा था, ठीक।
अब 7,80,00,000 लगभग जनसंख्या वहाँ की थी। और बंगाल का मतलब आपका बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम का भी कुछ क्षेत्र, इतना बड़ा बंगाल था, इतना बड़ा बंगाल था। और बंगाल बहुत धनाढ्य प्रांत था, बहुत ज़्यादा धनवान प्रांत था, बहुत ज़्यादा शिक्षित प्रांत था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, और बहुत ज़्यादा सताए गए लोग भी अंग्रेज़ों के द्वारा वहीं पर थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जमींदार थे, सबसे ज़्यादा किसान थे, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अन्न उत्पादन होता था। और अंग्रेज़ों का शासन सबसे पहले वहाँ स्थापित हुआ। सबसे ज़्यादा दिनों तक वहाँ जब वो शासन किए, तब वहाँ के लोग समझे, और जब समझे तो सबसे पहले वहाँ आंदोलन भी शुरू हो जाता है। और वो घटना थी बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने जब किया था, तो उसने बताया था कि यह प्रांत बहुत बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा जाना जरूरी है, क्योंकि शासन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। वो उसने कारण बताया था, लेकिन ये तो उसका कारण हुआ, प्रत्यक्ष कारण, लेकिन वास्तविक कारण क्या था इसको हम लोग देखते हैं। तो वास्तविक कारण जो था वो था, सबसे पहला है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उनका मानना ये था, उनके मन में था कि बंगाल से राष्ट्रवाद पनप रहा है, देशभक्ति की बात आ रही है, लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमारा देश, हम अपने देश में रहेंगे, हमारे देश पर कोई दूसरा शासन न करे। तो जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, उसी को अलग करने के लिए, उसको बांटने के लिए, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से परेशानी आई थी। फिर से आप लोग इसको देख लें। वास्तविक कारण जो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था, वो था राष्ट्र भावना, वो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद न पनपने पाए, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कारण ये था कि जो बंगाल की जनता थी ज़्यादा शिक्षित थी, तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये राष्ट्र प्रेम हमारे लिए घातक हो जाए, भारतीयों का राष्ट्रवाद, और इसीलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए। और दूसरा कारण हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करना था, और उन्होंने जो बांटा था वो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, और इसी जनसंख्या को देख करके उन्होंने बांटा था, जिससे 2 संप्रदायों में, 2 धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगे। और यही वो माइंड में रख करके लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था। और तीसरा जो था वो बांग्ला मूल के जो लोग थे, वो बंगाली जनसंख्या, तीसरा जो था बंगाली जनसंख्या, बंगाली जनसंख्या को ध्यान में रखकर उसने बांटा था कि चूंकि बंगाल के जो मूल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो उनको 2 भागों में कर दिया, कुछ पूर्वी बंगाल में, कुछ पश्चिमी बंगाल में। इसीलिए बंगाल
विभाजन का बहुत विरोध हुआ। सबसे पहले वहाँ की स्थानीय जनता ने विरोध किया था और वहाँ की स्थानीय जनता, ये मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर 500 सभाएं की थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कई लोग तो जो है जो सबसे बड़ी जो उन्होंने जनसभा की थी, एक जनसभा में 75,000 लोग जुटे थे, 50,000 रुपए जुट गए थे उस आंदोलन को चलाने के लिए। और जब ये आंदोलन जो है बहुत स्थानीय स्तर पे था और इसको व्यापक स्तर पर लाने का काम उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने किया, यहीं पर इनको मंच मिल गया पूरे भारत में छा जाने का। और ये पूरे भारत में स्वदेशी स्वराज बहिष्कार के माध्यम से पूरे भारत में छा गए, पूरे भारत में छा गए। और ये थे लाल बाल पाल। अब उदारवादी जो थे वो केवल स्वदेशी कपड़े जलाए जाने की बात कर रहे थे, जबकि जो उग्रवादी थे इनका मानना था कि हमको अब स्वदेशी चाहिए, सब चीज़ स्वदेशी चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमको जो भी बिल्डिंग है, मटेरियल है, सब स्वदेशी चाहिए और हमको स्वराज चाहिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक ने कहा था। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। बनारस में अध्यक्षता हुई थी। यहाँ पर बात अब धीरे धीरे उठने लगी उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में। और जब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है तो वहाँ पर उग्रवादी और प्रखर हो जाते हैं और उन्होंने मांग की कि बीजी तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी लोग थे वो ज़्यादा थे, वो सक्रिय हो गए और वो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जिससे कांग्रेस के अंदर विद्रोह न हो, विस्फोट न हो, विभाजन न हो। और वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऐसी हस्ती थे जिनको उदारवादी उग्रवादी बहुत ज़्यादा मानते थे। इसीलिए बीजी तिलक को अध्यक्ष न बना करके दादा भाई नौरोजी को बना दिए थे और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा की। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में पहली बार स्वराज की घोषणा की। ये पहली बार बात आई है 1906 में। और स्वराज की घोषणा वो अपने मन से नहीं किए थे, वो उग्रवादियों का बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर, इसलिए उनको ये घोषणा करनी पड़ी। अब देखते हैं 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है तो वहाँ विस्फोट उत्पन्न हो गया, वहाँ विस्फोट हो गया। और उसका कारण ये था कि वहाँ पर उग्रवादी प्रखर हो गए और वो कहे कि केवल अध्यक्ष जो है वो बीजी तिलक ही बनेंगे। और मंच पर उदारवादी लोग भी बैठे थे, वहाँ फिरोज शाह मेहता भी बैठे थे, एक माने जाने वकील भी थे, बहुत सारे लोग थे। और कहा जाता है कि पीछे से जो है इतना घटना जब होने लगी तो पीछे से किसी ने मंच पर जूता फेंक दिया और जब जूता फेंक दिया वो जूता जो है फिरोज शाह मेहता को लगा, तब वो विस्फोट विकराल हुआ और उपद्रव जैसा हुआ। वहाँ पर फिर जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया, उग्रवादी दल और उदारवादी दल। धन्यवाद। आज इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।